हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा है, और उस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और ये एटमॉस्फेयर क्लोज होता है सरफेस ऑफ अर्थ के। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। और उसके बाद हमने देखा है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर गैसेस होते हैं, वो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में, और जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर गैसेस होते हैं, वो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में। ये सब हमने देखा। आज हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कितने परसेंट में वो पाए जाते हैं। इस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से पहले हम एक पॉइंट समझेंगे। जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें दो तरह के गैसेस होते हैं। एक होता है परमानेंट गैसेस और वी कैन से परमानेंट कंपोनेंट्स। एक होता है परमानेंट कंपोनेंट्स, दूसरा होता है वेरिएबल कंपोनेंट्स। वेरिएबल कंपोनेंट्स, परमानेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो गैसेस जिनका वॉल्यूम, जिनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, जो वेरी नहीं करते हैं। और ये वेरिएबल कंपोनेंट्स वो गैसेस होते हैं जो टाइम और प्लेस यानी जगह के साथ साथ वेरी करते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट्स वो गैसेस होते हैं जो वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ, प्लेस के साथ साथ। एक जगह उनकी कंसंट्रेशन कुछ और होती है, कुछ टाइम में, कुछ समय में, और किसी और जगह किसी और टाइम उनकी कंसंट्रेशन का वॉल्यूम चेंज होता है। अगर हम पहले परमानेंट कंपोनेंट्स देखेंगे, इनमें अगर हम बात करेंगे ये नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का जो परसेंटेज का वॉल्यूम वो हम अभी देखेंगे। अगर वेरिएबल कंपोनेंट्स देखेंगे, ये फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल ओजोन है, मीथेन है, वाटर वेपर है, स्मोक पार्टिकल्स है। दीज वेरिएबल्स, दीज कंपोनेंट्स, दीज गैसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अगर हम सबसे पहले कंसंट्रेशन देखेंगे, किस गैस का कितना वॉल्यूम होता है, इस कंसंट्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। किस गैस का किस, और कहीं पे लिखा होता है सीक्वेंस में लिखो कौन गैस की, किस गैस की कितनी कंसंट्रेशन, कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में। अगर हम पहले देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, इसके बाद अगर देखेंगे ओजोन, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद तीन गैसेस है क्रिप्टॉन, ज़ीनान, मीथेन। वो लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्रिप्टॉन, ज़ीनान, मीथेन। ये है गैसेस जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। पहला, अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 78.08%। ये हुआ नाइट्रोजन 78.08%। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन होती है 21.93%। अगर हम आर्गन की बात करेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.93%। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन, इसका जो वॉल्यूम वो होता है 0.03%। इसके बाद अगर हम नियॉन की बात करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.005%। इसके बाद अगर हीलियम की बात करेंगे, 0.0093% इसका वॉल्यूम होता है। इसके बाद अगर हीलियम की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम होता है 0.0005%। इसके बाद अगर हम ओजोन की बात करेंगे, वो होता है 0.4 टाइम्स 0
6%। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसका वॉल्यूम जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.4 टाइम्स 0.5%। और ये जो तीन है क्रिप्टॉन, ज़ीनान, मीथेन, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो वेरी लो होती है। किसकी? क्रिप्टॉन, ज़ीनान, मीथेन की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है। ये है कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस की जो कि एटमॉस्फेयर में है। जैसे कि है नाइट्रोजन है, उसकी परसेंटेज जो सबसे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में 78.08%। इसके बाद है ऑक्सीजन जिसकी कंसंट्रेशन, जिसका परसेंटेज वॉल्यूम है 21.93%। इसके बाद है आर्गन जिसका परसेंटेज वॉल्यूम है वैल्यू है 0.93। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके बाद नियान 0.0093%। इसके बाद हीलियम 0.0005%। इसके बाद ओजोन 0.4 इसके बाद हाइड्रोजन 0.4 टाइम्स 0.5%। और ये जो तीन है क्रिप्टॉन, ज़ीनान, मीथेन, इनकी कंसंट्रेशन, इनका वॉल्यूम परसेंटेज वेरी लो होता है। अगर हम अब इन गैसेस को एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन गैसेस के साथ जुड़े हुए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, इट हेल्प्स इन कंबशन, इट कंट्रोल्स कंबशन। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये करता है कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल कंबशन। नाइट्रोजन की मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ये कंट्रोल करता है कंबशन को। सेकंड इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है। मतलब ये नाइट्रोजन जो प्लांट्स होते हैं उनका न्यूट्रिएंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस नाइट्रोजन के बिना प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो इम्पॉसिबल है। सो इट एक्ट एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट। सेकंड अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन की जो इंपॉर्टेंस है वो सब हम जानते हैं कि इट एक्ट एज ए लाइफ ब्रेथ। मतलब क्या है? हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग कंपोनेंट के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रीथिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। मतलब इट एक्ट एज ए लाइफ ब्रेथ। ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए इस ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये हुए दो परमानेंट गैसेस, यानी जिनकी कंपोजिशन, जिनका परसेंटेज वॉल्यूम चेंज नहीं होता है टाइम और जगह के। अगर हम इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये होता है इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में लेटर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे, तो एटमॉस्फेयर जो अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर होगा वो 32 डिग्रीज कूलर होगा। 32 डिग्रीज कूलर होगा। क्या होगा? 32 डिग्रीज कूलर, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे। इनका ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है, इनका कम होना भी प्रॉब्लम है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके सोर्सेज की बात करेंगे, अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट एड्स इन एटमॉस्फेयर थ्रू डिफॉरेस्टेशन जब होती है, डिफॉरेस्टेशन। सेकंड पॉइंट जो इसका सोर्स है माइनिंग, माइनिंग। थर्ड जो है बायोमास बर्निंग, बायोमास बर्निंग। बायोमास बर्निंग थर्ड कंपोनेंट है, मतलब थर्ड फैक्टर है जिससे ऐड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कंबशन और एक फैक्टर है। ये सब फैक्टर्स है जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दैट इज व्हाई दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्लूडेड इन द वेरिएबल गैसेस बिकॉज दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो फ्रॉम विद टाइम टू टाइम। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सिंक कहाँ पे होता है। अगर हम देखेंगे सिंक्स, यानी वी कैन से एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है।
एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होता है वहाँ फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। मतलब ये जो एब्जॉर्ब इसका जो सिंक होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और सिंक होता है ओशंस। फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब होता है, सिंक होता है और ओशंस में। दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मीथेन की, जो और एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे मीथेन की जो भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन पाया जाता है मिनिमम कंसंट्रेशन में। ये भी वेरिएबल कंपोनेंट है क्योंकि ये वेरी होता है टाइम और प्लेस के साथ साथ, जगह और प्लेस के साथ साथ ये वेरी होता है। अगर हम इसके सोर्सेज देखेंगे, मीथेन ऐड कैसे होता है, राइस कल्टीवेशन की वजह से, राइस कल्टीवेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से, वेटलैंड्स की वजह से, वेटलैंड्स की वजह से ये ऐड होता है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से ये ऐड होता है, एनिमल डाइजेशन की वजह से ऐड होता है, ये जो फॉसिल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे ऐड होता है। एनिमल डाइजेशन से पहले लिखेंगे, एनिमल डाइजेशन से ऐड होता है, फॉसिल्स एक्सट्रैक्शन की वजह से, जो फॉसिल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से ऐड होता है। और ये सिंक कहां पे होता है, एब्जॉर्ब ये कहां पे होता है, ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस। जो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पे एब्जॉर्ब होता है, एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस, एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस में ये एब्जॉर्ब होता है। मतलब ये इसका सोर्स जो मीथेन का है वो है राइस कल्टीवेशन, माइनिंग, वेटलैंड्स, एनिमल डाइजेशन, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे फैक्टर्स है। और एब्जॉर्ब कहां पे होता है, एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद अगर हम वाटर वेपर की बात करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करेंगे वाटर वेपर की, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर भी प्लेस और टाइम के साथ साथ वेरी होता है। सो दिस वाटर वेपर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, मीथेन एंड दिस वाटर वेपर। सो दिस वाटर वेपर इज अ वेरिएबल कंपोनेंट। ये जो वाटर वेपर होता है, जितना हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे ये वाटर वेपर डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब इट डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जितना हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे वाटर वेपर डिक्रीज होता है। सेकंड कंडीशन अगर हम देखेंगे, ये डिक्रीज होता है हाइट के साथ साथ। जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होता जाएगा। इट डिक्रीजेस विद हाइट। इट डिक्रीजेस विद हाइट। ये वाटर वेपर मैक्सिमम पाया जाता है वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में। कहां पे मैक्सिमम वाटर वेपर पाया जाता है, वार्म ओब्लिक ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में मैक्सिमम पाया जाता है। यानी वेट ट्रॉपिक्स, वी कैन से वेट ट्रॉपिक्स में ये पाया जाता है मैक्सिमम वाटर वेपर, वेट ट्रॉपिक्स में। इसके बाद ये इसकी कंसंट्रेशन, इसका वॉल्यूम जो कम होता है वो होता है ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में। ड्राई ये कम पाया जाता है, लेसर क्वांटिटी में होता है ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में, ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में कम पाया जाता है क्या, वाटर वेपर। इसके बाद ये जो वाटर वेपर होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी होती है, इसमें मैक्सिमम रोल होता है इस वाटर वेपर का। वाटर वेपर इक्वेटर पे ज्यादा होता है, जितना हम पोल्स की ओर जाएंगे कम होता जा रहा है, जितना हम ऊपर जाएंगे हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है। ये मैक्सिमम पाया जाता है वार्म, ह्यूमिड, वेट ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। ये मिनिमम लेस क्वांटिटी इसकी होती है ड्राई, कोल्ड एरियाज में, और इसका मैक्सिमम रोल होता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी में। ये हुआ दिस वाटर वेपर। इसके बाद अगर हम और एक वेरिएबल गैस की बात करेंगे, वो वेरिएबल कंपोनेंट यानी ओजोन की। इसके बाद अगर हम और एक वेरिएबल कंपोनेंट यानी ओजोन की बात करेंगे, ओजोन पिछले लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे उसमें मैंने बोला ओजोन के मतलब सारा बोला। ओजोन लेयर जो होता है वो स्ट्राटोस्फीयर के लोअर पार्ट में पाया जाता है, उसको ओजोनोस्फीयर बोलता है। वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेज। सो ये जो ओजोन है ये एक गैस है जो कि पाया जाता है स्ट्राटोस्फीयर में। ये जो ओजोन होता है इसकी कंसंट्रेशन भी कम होती है, ज्यादा होती है टाइम और जगह के साथ साथ। So this is also included in this variable component of atmosphere. अब ये जो ओजोन लेयर, इसमें एक टर्म आती है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर, अगर ये ओजोन का लेयर है, फॉर एग्जांपल ये ओजोन का लेयर है, ओजोन डिप्लीशन होती क्या है? ओजोन डिप्लीशन इज नथिंग बट थिनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर। फॉर एग्जांपल ये यहां पे इतना था, अब इतना रह गया। टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ ये ऐसे हो गया। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वो क्यों होती है? इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेस्पॉन्सिबल है वो है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन और वी कैन से ओजोन होल। ये थिन क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन के एग्जांपल लेंगे, क्लोरीन, ये जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होता है, 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मतलब अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा वो जब टकराता है, कंबाइन होता है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, ओजोन लेयर के साथ, ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ, यहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन मतलब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल की वजह से 1 लाख मॉलिक्यूल की डिस्ट्रक्शन होती है। सो जब डिस्ट्रक्शन होती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, उससे कम पेस से बढ़ जाता है क्या? ओजोन। सो इसीलिए ओजोन थिन होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन और वी कैन से ओजोन होल। दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू टर्म्स।